नमस्कार दोस्तों। डेट आज की देखो 21 मार्च 2025 है। स्वागत है आपका एटोरियल डिस्कशन में। आज देखो 3 इश्यूज़ हम डिस्कस करेंगे। तीनों इंपॉर्टेंट इश्यूज़ हैं। सबसे पहले हम न्यू इंडियन एक्सप्रेस का आर्टिकल डिस्कस करेंगे। बच्चों में लर्निंग आउटकम कम है, इसके लिए देखो नो डिटेंशन पॉलिसी जिम्मेदार नहीं थी, इसके लिए जिम्मेदार थी सरकार की खुद की पॉलिसीज़। तो न्यू इंडियन एक्सप्रेस का नो डिटेंशन पॉलिसी से संबंधित आर्टिकल डिस्कस करेंगे। पहला आर्टिकल एजुकेशन से संबंधित है। फिर इसके बाद दूसरा जो आर्टिकल है ये है डिजिटल जाइंट्स की पुलिसिंग से संबंधित। डिजिटल जाइंट्स जैसे मेटा, गूगल, एप्पल, इन सब की पुलिसिंग से संबंधित। फिर देखो तीसरे नंबर पे आर्टिकल है इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशंस से संबंधित। कोर्ट हम डिस्कस करें उससे पहले एक जानकारी आपको फिर से दे देता हूं। 24 मार्च को जयपुर में, आप में से बहुत सारे स्टूडेंट्स जयपुर से होंगे, तो जयपुर में सुबह 10 बजे एक मीटअप होगा। अगर आप जयपुर से हों, आपके पास टाइम है तो आप ज़रूर आइए। हम डिस्कस करेंगे स्ट्रेटजीज़, क्या गलतियां नहीं करनी है, बहुत कुछ डिस्कस करेंगे। तो जिनके पास समय है वो आइए। लोकेशन कुछ स्टूडेंट्स पूछ रहे थे, गोपालपुरा बाईपास है, वहीं पे तो हैं सारे सेंटर्स। तो गोपालपुरा बाईपास में जो PWOS का सेंटर है वहाँ पे मीटअप होगा, आप ज़रूर आइए। अब कोर्ट डिस्कस करते हैं। कोर्ट क्या है? नेचर डज नॉट हरी येट एवरीथिंग इज अकम्प्लिश्ड। लाओ जू ने ये बात बोली थी। देखो आप एक बात बताओ, नेचर डज नॉट हरी का मतलब क्या है? क्या आपने कभी देखा है कि पेड़ जल्दी जल्दी उगने की कोशिश करे? नहीं। क्या आपने ये देखा है सूर्य के ये बोले कि देखो आज तो मेरा मन नहीं है, आज जल्दी छुप जाते हैं, मतलब सनसेट जल्दी हो गया? नहीं। देखो सब कुछ ना अपनी नेचुरल स्पीड से होता है। कोई भी अगर जल्दी करे तो नेचर डिस्टर्ब हो सकती है। जैसे आपने देखा भी होगा, अगर फसल उगाने की प्रोसेस को अगर जल्दी किया जाए तो फिर नेचुरल साइकिल कई बार बिगड़ जाता है, क्वालिटी ख़राब हो जाती है, या फिर आउटपुट मिलता नहीं है जितना हम चाहते हैं। समझ गए? लेकिन देखो बिना जल्दी किए बिना नेचर की सारी चीज़ें कंप्लीट हो जाती हैं। नेचर ना एक राइम की तरह है, अपनी स्पीड से काम करती है। बट देखो जल्दी कौन मचाता है? जल्दी मचाता है इंसान। देखो कई बार मैं देखता हूँ UPSC एस्पायरेंट्स थोड़ा तैयारी करते हैं लेकिन उसके बाद बोर होने लगते हैं। उन्हें लगता है यार क्लियर नहीं हो रहा, जबकि अटेम्प्ट अभी तक पहला भी नहीं लिया। कई बार हम देखते हैं आंसर राइटिंग स्टार्ट किए अभी 2 दिन हुए हैं लेकिन पेशेंस नहीं रहा और ये धारणा बना ली कि मेरी आंसर राइटिंग इंप्रूव नहीं हो रही है, जबकि हुए 2 दिन हैं सिर्फ। आज के देखो इस फास्ट पेस्ड वर्ल्ड में ना सब लोग जल्दी जल्दी सक्सेस चाहते हैं, लेकिन पेशेंस और परजिवरेंस बहुत कम लोग अपनाना चाहते हैं। हर चीज़ में आप देख लीजिए, मान लीजिए आपको रिश्ते में ना एक स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बनाना है, आपने नई नई गर्लफ्रेंड या बॉयफ्रेंड बनाया है, तो देखो ऐसा नहीं कि मिनटों में स्ट्रॉन्ग बॉन्ड बन जाएगा। ट्रस्ट डेवलप होने में समय लगता है। रिलेशनशिप भी देखो नेचर के प्रोसेस की तरह ही नेचुरली ग्रो होती हैं। गवर्नेंस में भी देख लीजिए, पॉलिसी इंप्लीमेंट की जाती है, रिजल्ट जल्दी नहीं आता, वेट करना पड़ता है। तो ये पेशेंस से संबंधित कोट है जो आप यूज़ कर सकते हो, या फिर इस पे एथिक्स में क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है। अब चलिए डिस्कशन स्टार्ट करते हैं। हमारी आज के डिस्कशन में फर्स्ट इंपॉर्टेंट आर्टिकल नो डिटेंशन पॉलिसी से संबंधित है। वाई पनिश स्टूडेंट्स फॉर सिस्टमिक फॉल्ट्स। आप सिलेबस में GS पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो इंट्रोडक्शन में ना निर्मला सीतारमन जो हमारी फाइनेंस मिनिस्टर हैं, उनकी स्पीच के बारे में बोला जाता है, बजट स्पीच के बारे में। उन्होंने ये बोला, विकसित भारत इनकम्पासिस 100% गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन। यानी विकसित भारत में 100% गुड क्वालिटी स्कूल एजुकेशन दी जाएगी। लेकिन देखो क्या हम उस तरफ आगे बढ़ रहे हैं? शायद नहीं। रियलिटी क्या है? बजट का एलोकेशन एजुकेशन की तरफ कितना है? सिर्फ 2.9% ऑफ GDP हम एजुकेशन के लिए एलोकेट कर रहे हैं। जबकि देखो कोठारी कमीशन आया था 1964 से लेकर 66 में, 1964 से लेकर 66 के बीच में कोठारी कमीशन ने काम किया था और अपनी रिकमेंडेशंस दी थी। उन्होंने कहा था कि GDP का कम से कम 6% एजुकेशन के लिए एलोकेट होना चाहिए। लेकिन देखो कभी भी ये टारगेट अचीव नहीं हो पाया। और देखो एजुकेशन की फंडिंग की कमी का डायरेक्ट इम्पैक्ट किस पे आता है? इम्पैक्ट आता है टीचर ट्रेनिंग पे, स्कूल इंफ्रास्ट्रक्चर पे और क्वालिटी ऑफ एजुकेशन पे। तो ये है एजुकेशन फंडिंग क्राइसिस हमारे देश में। अब बात करते हैं नो डिटेंशन पॉलिसी क्या थी जिसे सरकार ने हटा दिया गया।
देखो, नो डिटेंशन पॉलिसी को ना सरकार ने 2009 में इंट्रोड्यूस किया था राइट टू एजुकेशन एक्ट में। राइट टू एजुकेशन एक्ट जो था, इसका सेक्शन 16 ये बोलता है 8वीं क्लास तक ना किसी भी बच्चे को फेल नहीं किया जा सकता। मकसद ये था ड्रॉप आउट रेट को कम करना। कई बार देखो होता क्या है, खास करके रूरल एरियाज में, जैसे बच्चा फेल हो गया 8वीं क्लास में या फिर 5वीं क्लास में, तो एक स्टिग्मा अटैच हो जाता है। पेरेंट्स को लगता है कि यार बच्चा पढ़ता लिखता नहीं है, टाइम वेस्ट करने की आवश्यकता नहीं है, इसको काम पे लगा दिया जाए। तो ज़बरदस्ती स्कूल को छुड़वा लिया जाता है। बच्चा शुरुआत से ही 5वीं और 8वीं क्लास में फेल होता है ना, तो वो थोड़ा सदमे में आ जाता है, अपने आप को इन्फीरियर मानने लगता है, फिर वो खुद भी स्कूल में इंटरेस्ट लेना कम कर देता है। तो इन सब चीज़ों को रोकने के लिए, ड्रॉप आउट रेट को कम करने के लिए RTE एक्ट यानी राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 में ये फैसला लिया गया था कि भैया 8वीं क्लास तक आप फेल करना बंद करो। क्वेश्चन ये उठता है, जब देखो नो डिटेंशन पॉलिसी का मकसद इतना बढ़िया था तो फिर इसे खत्म क्यों किया गया? देखो, बहुत सारे राज्यों ने ना ये कंप्लेन करनी स्टार्ट कर दी थी कि इस नो डिटेंशन पॉलिसी की वजह से ना 8वीं क्लास तक स्टूडेंट्स और इवन टीचर्स में सीरियसनेस ना कम हो गई है। उन्हें पता है कोई फेल तो कर नहीं सकता, इसलिए पढ़ने की क्या आवश्यकता है। तो सीरियसनेस कम होने के चलते 2019 में ना इस राइट टू एजुकेशन एक्ट 2009 को अमेंड कर दिया गया। 2019 की बात है जब इस एक्ट में अमेंडमेंट लाया गया, और अमेंडमेंट के तहत स्टेट्स को ना ये फ्लेक्सिबिलिटी दे दी गई कि भैया आपकी मर्जी है, अगर आप इस पॉलिसी को खत्म करना चाहते हो तो आप इस पॉलिसी को खत्म कर दो। तो बहुत सारे राज्यों ने इस नो डिटेंशन पॉलिसी को उस समय खत्म कर दिया था। फिर बाद में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई 2020 में, और सेंटर को भी नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म करना था अपने स्कूल में, लेकिन नहीं कर पाई कोविड के चलते। बट अब हाल ही में सेंटर ने अपने सभी गवर्नमेंट स्कूल्स में इस नो डिटेंशन पॉलिसी को खत्म कर दिया है, यानी डिटेंशन पॉलिसी फिर से इंप्लीमेंट कर दी है। इवन सेंट्रल गवर्नमेंट ने भी। ब्लेम किस पे किया गया? ब्लेम इस पे किया गया कि बच्चों का जो लर्निंग लेवल है वो काफी ज्यादा कम हो गया है इस नो डिटेंशन पॉलिसी के कारण, क्योंकि बच्चे पढ़ते नहीं है, इस वजह से उनका लर्निंग लेवल कम हो गया है। 10वीं क्लास का बच्चा 5वीं क्लास के क्वेश्चंस जो है वो सोल्व नहीं कर पाता है। देखो, स्टेट्स ने ना शुरुआत में ASER रिपोर्ट 2022 का हवाला दिया था कि देखो लर्निंग आउटकम कितने ज्यादा कम हो गए नो डिटेंशन पॉलिसी की वजह से। लेकिन राइटर ये बोलते हैं, बट देखो 2 साल बाद ASER रिपोर्ट 2024 आई। जब देखो इस रिपोर्ट में आई तो इसमें यह पता लगा कि भैया कोई डायरेक्ट लिंक है नहीं नो डिटेंशन पॉलिसी और लर्निंग आउटकम के बीच में। इवन वो राज्य जिन्होंने नो डिटेंशन पॉलिसी को हटा दिया था, क्या वहां पे लर्निंग लेवल इंप्रूव हुआ? आंसर है नो, नहीं हुआ। जब देखो नो डिटेंशन पॉलिसी हटाने के बावजूद लर्निंग लेवल इंप्रूव नहीं हुआ, तो इसका मतलब कैसे हम नो डिटेंशन पॉलिसी को दोष दे सकते हैं बच्चों में लर्निंग आउटकम कम है इसके लिए? राइटर बोलते हैं, देखो सिस्टमिक इश्यूज रिस्पॉन्सिबल हैं जिसकी वजह से हमारे स्कूलों में लर्निंग आउटकम कम है। सिस्टमिक इश्यूज कौन से? जैसे देखो टीचर्स में ट्रेनिंग की कमी है, टीचर्स लेटेस्ट ट्रेंड के हिसाब से पढ़ा नहीं पाते, करिकुलम रोट लर्निंग पे बेस्ड है, रट्टा मारना सिखाया जाता है। मुझे आज भी याद है हमारे स्कूलों में ना, मतलब टीचर्स के लिए बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट, लेकिन क्या करते थे स्कूल में? बस रीड करवाते थे। बारी आती थी स्टूडेंट की कि हाँ चैप्टर रीड करो, फिर एक स्टूडेंट खड़ा होता, वो चैप्टर रीड करता था। कोई टीचर ने कहानी की तरह हिस्ट्री को नहीं पढ़ाया इंटरेस्टिंग ढंग से, कोई बहुत ज़बरदस्त कंसेप्ट नहीं समझाए गए, रीड करवाया जाता था। बस एक बच्चा, जैसे मान लो 30 बच्चों की क्लास है तो एक बच्चा खड़ा होता और वो चैप्टर को रीड करना स्टार्ट करता। जैसे इतिहास में बहुत सारे शासक हुए, लेकिन एक शासक ऐसा था जिसने अपना नाम हिस्ट्री में लिख दिया। इस प्रकार से बच्चा भी तोता की तरह पढ़ता, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की तरह, और टीचर को लगता कि हाँ बस चैप्टर हो गया, बच्चों ने सुन लिया। तो करिकुलम रोट लर्निंग बेस्ड है। लेकिन देखो सारी प्रॉब्लम्स के लिए कई बार ना बच्चों को जिम्मेदार ठहरा दिया जाता है। पुअर क्वालिटी एजुकेशन का ब्लेम स्टूडेंट्स पे डालना देखो ठीक नहीं है। असली जिम्मेदारी देखो सिस्टम की है, जो स्टूडेंट्स को प्रॉपर गाइडेंस नहीं दे पा रहा है। और हम किस पे ब्लेम डाल देते हैं? हम बच्चों पे ब्लेम डाल देते हैं। अगर देखो ये डिटेंशन पॉलिसी फिर से वापस आएगी, किन पे सबसे ज्यादा फर्क पड़ेगा? जो गरीब बच्चे हैं या फिर बैकवर्ड बैकग्राउंड से आते हैं,
उनको डिटेंशन का सबसे ज़्यादा नुकसान होगा। उन बच्चों की बुलिंग, उन बच्चों के साथ में स्टिग्मा कि बच्चा वीक है, वो सब बढ़ जाएगा। और इवन स्कूल में जो ड्रॉप आउट रेट है वो भी बढ़ जाएगी, क्योंकि शुरुआत में मैंने आपको बताया, जब देखो डिटेंशन होता है तो फिर पेरेंट्स छुड़वा देते हैं, बच्चा खुद स्कूल में इंटरेस्ट कम दिखाने लगता है, उसको लगता है कि यार एक क्लास पीछे हो गया मैं, तो काफ़ी इंफीरियर फील करता है, तो वो स्कूल जाना ही छोड़ देता है। तो क्वेश्चन ये उठता है, क्या सॉल्यूशन हो सकते हैं? देखो, सॉल्यूशन की बात करें, सबसे पहले कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन होना चाहिए। आज क्या है, आज देखो ऐसा सिस्टम है कि सिर्फ साल में एक ही बार एग्जाम होता है, वो भी लास्ट में, वो भी 3 घंटे का। क्यों ना बच्चे का जो इवैल्यूएशन है वो समय समय पे चलता रहे। कंटिन्यूअस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन एक ऐसा सिस्टम है जो सिर्फ एग्जाम्स पे फोकस नहीं करता, बल्कि हर छोटी चीज इवैल्यूएट करता है पूरे साल। 2012 में ना सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन ने CCE को इंप्लीमेंट करने का आइडिया दिया था, बट देखो प्रॉपरली ये सिस्टम कभी भी इंप्लीमेंट नहीं हो पाया है। क्यों नहीं हो पाया है? क्योंकि देखो टीचर्स के लिए भी ना करंट सिस्टम आसान है, अरे लास्ट में 3 घंटे का एग्जाम लो, बस सरदर्दी खत्म। लेकिन देखो पूरे साल अगर आप बच्चों को इवेल्युएट करोगे तो आपका ताम झाम बढ़ेगा, आपको ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, और ज़्यादा मेहनत सिस्टम में कौन करना चाहता है? यही तो दिक्कत है। नेक्स्ट है, टीचर्स की ट्रेनिंग और ज़्यादा बेहतर बनाओ। देखो स्कूल डेवलपमेंट प्लान्स बनने चाहिए। स्कूल डेवलपमेंट प्लान्स मतलब हम बच्चों की लर्निंग आउटकम तो यहाँ कर लेके जाएंगे। स्कूल डेवलपमेंट प्लान्स बनेंगे तो जिस भी स्कूल में लर्निंग गैप है उसको आइडेंटिफाई किया जाएगा और उस गैप को आइडेंटिफाई करके फिर ठीक किया जाएगा। इवन टीचर्स का रेगुलर असेसमेंट होना चाहिए कि कौन सा टीचर जो है सक्षम है, ऐसा तो नहीं सिफारिश से आ गया है और बच्चों को कुछ भी नहीं पढ़ा रहा है। नेक्स्ट है इंसेंटिव फॉर परफॉर्मेंस। चाहे वो देखो स्टूडेंट्स हों या फिर टीचर्स हों, उनके लिए ना इंसेंटिव होने चाहिए। जो टीचर्स, जो स्टूडेंट्स अच्छा परफॉर्म करेंगे उनको कुछ ना कुछ मिलेगा, इससे ना उनका मोटिवेशन और ज़्यादा बढ़ सकता है। स्कैंडिनेवियन जो कंट्रीज़ है ना, वहाँ पे ये चीज़ें ट्राई की गई हैं और अच्छा रिजल्ट सामने आया है, तो इंडिया में भी हम इंसेंटिव का सिस्टम अपना के देख सकते हैं। फिर नेक्स्ट है जो ये ऑलरेडी स्कीम चल रही है ना, जैसे समग्र शिक्षा अभियान, PM पोषण स्कीम, इनको और ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। समझ गए? मिड डे मील स्कीम हो गई या फिर जो भी एजुकेशन स्कीम है उनको इफेक्टिवली इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है और ज़्यादा मजबूत करने की आवश्यकता है। लास्ट में देखो कंक्लूजन में ये बोला जाता है, अगर हम एजुकेशन सिस्टम का सच में सुधार करना चाहते हैं ना, तो सिर्फ डिटेंशन पॉलिसी लाने से कुछ नहीं होगा। फोकस होना चाहिए किस पे? बेटर टीचिंग पे, बेटर असेसमेंट पे और स्टूडेंट फ्रेंडली पॉलिसीज पे। डिटेंशन पॉलिसी का सबसे बड़ा रिस्क जानते हो क्या है? बार बार जो मैंने बताया, ड्रॉप आउट रेट बढ़ने का रिस्क और चाइल्ड लेबर फिर से इमर्ज होने का रिस्क। इसलिए देखो एजुकेशन रिफॉर्म्स में ना हमें लॉन्ग टर्म थिंकिंग चाहिए, ना कि सिर्फ नी जर्क रिएक्शन। बिना एविडेंस बेस्ड पॉलिसी हमें नहीं चाहिए। समझ गए? एविडेंस के साथ पॉलिसी को अपनाने की आवश्यकता है और उसे इंप्लीमेंट करने की आवश्यकता है। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो, चैलेंज ऑफ पुलिसिंग डिजिटल जायंट्स से संबंधित है। यानी बड़े बड़े जो प्लेटफॉर्म्स है ना, जैसे मेटा, गूगल, इनके ऊपर कैसे पुलिसिंग हो, इस इशू से ये आर्टिकल रिलेटेड है। शुरुआत में देखो आर्टिकल में ये बोला जाता है, एक इंट्रोडक्शन मैं आपको दे देता हूं, फिर सिस्टमेटिक ढंग से आर्टिकल बताऊंगा। देखो दुनिया ना अब डेटा ड्रिवन इकोनॉमी बन चुकी है और डेटा को ना नया ऑयल कहा जाता है, क्योंकि देखो जिस कंपनी के पास में ज़्यादा डेटा है ना, वही मार्केट पे राज करती है। और ऐसे ही केस में कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया यानी CCI ने ना मेटा कंपनी पे, मेटा देखो जो पेरेंट कंपनी है फेसबुक की, व्हाट्सएप की और इवन इंस्टाग्राम की, इन सब का मालिकाना हक मेटा के पास में है। तो मेटा पर कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने ना 213 करोड़ का फाइन लगाया। इसके अलावा CCI ने यह भी ऑर्डर दिया कि व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक और इंस्टाग्राम के साथ शेयर नहीं किया जा सकता अगले 5 सालों तक। मगर देखो मेटा कंपनी ना CCI यानी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के इस ऑर्डर के अगेंस्ट चली गई नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल के पास में। नेशनल कंपनी लॉ अपीलेट ट्रिब्यूनल ने ना टेम्परेरी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया के ऑर्डर पर क्या लगा दिया? स्टे लगा दिया। लेकिन यह जरूर बोला कि CCI ने जो 213 करोड़ का फाइन लगाया है ना, उसमें से आधा आप डिपॉजिट कर दो। तो ये पूरा कंटेक्स्ट है, इंट्रोडक्शन है।
इस पूरे आर्टिकल का। अब मैं आपको थोड़ा बैकग्राउंड बताता हूं कि कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने फाइन क्यों लगाया, क्या इशू था। देखो 2021 की ये बात है। 2021 में ना व्हाट्सएप ने एक अपडेट निकाला था। अपडेट क्या था, यूजर्स को ना कंपल्सरीली ये एक्सेप्ट करना था कि व्हाट्सएप का जो डेटा है वो मेटा के दूसरे प्लेटफॉर्म के साथ में शेयर होगा। कई बार एप्लीकेशन अपडेट नहीं होती, और अपडेट जब वो करते हैं एप्लीकेशन वाले तो यस यस करवा लेते हैं हमसे, एक्सेप्ट एक्सेप्ट करवा लेते हैं। तो उसी एक्सेप्ट एक्सेप्ट की प्रोसेस में ना व्हाट्सएप ने हमसे ये एक्सेप्ट करवाया था कि व्हाट्सएप का डेटा मेटा के दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ में, जैसे फेसबुक के साथ में और इंस्टाग्राम के साथ में शेयर किया जाएगा। और व्हाट्सएप की जो अप्रोच थी वो जानते हो क्या थी? टेक इट और लीव इट। मतलब या तो आप हमारी टर्म्स एंड कंडीशंस एक्सेप्ट कीजिए, अदरवाइज भाड़ में जाइए। मतलब एप्लीकेशन डिलीट कर दीजिए, नहीं यूज करनी तो मत करो। तो इससे क्या दिक्कत हुई? इससे देखो, इस पॉलिसी की वजह से ना मेटा की जो मार्केट पावर थी ना वो और ज्यादा स्ट्रोंग हो गई। क्योंकि देखो व्हाट्सएप से जो डेटा मिला फेसबुक और इंस्टाग्राम को, व्हाट्सएप का डेटा किसको मिल गया? इंस्टाग्राम को मिल गया और फेसबुक को मिल गया। और फेसबुक और इंस्टाग्राम को क्या फायदा हुआ? जब देखो इनको डेटा मिल गया व्हाट्सएप का, तो ये और बेहतर ढंग से टारगेटेड एडवर्टाइजमेंट कर सके। मतलब अपना जो एडवर्टाइजमेंट कैंपेन थे, कैंपेन उसको और ज्यादा बढ़िया ढंग से एफिशिएंट तरीके से चला सके, टारगेट ऑडियंस तक एफिशिएंट तरीके से पहुंच सके। इससे मेटा की जो डोमिनेंट पोजीशन थी ना मार्केट में वो और ज्यादा स्ट्रोंग हो गई। और कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने बोला ये जो आपने किया है ना, अपनी पोजीशन को मार्केट में और ज्यादा डोमिनेंट बना लिया है, ये एक प्रकार से ना डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज है। मतलब आपकी पोजीशन डोमिनेंट है मार्केट में और उसका आप गलत इस्तेमाल कर रहे हो, उसको आप अब्यूज कर रहे हो। ये कंपटीशन लॉ के अगेंस्ट है। समझ गए? कंपटीशन लॉ में अब्यूज ऑफ डोमिनेंस का क्या मतलब होता है? जब देखो एक बड़ी कंपनी अपनी मोनोपोली का गलत यूज करके छोटी कंपनीज को नुकसान पहुंचाए ना, वो होता है अब्यूज ऑफ डोमिनेंस। यही तो किया मेटा ने। क्या किया? अनफेयर टर्म्स इंपोज कर दी यूजर्स पे। व्हाट्सएप ने बोला एक्सेप्ट करो या फिर निकल जाओ। मेटा ने मार्केट कंपटीशन खत्म करने की कोशिश की। क्योंकि देखो जब डेटा मेटा के पास चला गया, जब व्हाट्सएप का डेटा फेसबुक और इंस्टाग्राम के पास चला गया, तो वो ज्यादा बेहतर ढंग से अपनी एडवर्टाइजमेंट कैंपेन चला सके। लेकिन जो छोटी कंपनीज थे उनके पास तो डेटा नहीं था, वो नहीं चला सके, वो धीरे धीरे फेल होने लगे। एडवर्टाइजमेंट करवाने वाले उनके पास धीरे धीरे कम जाने लगे, उनके बिजनेस को नुकसान हुआ। समझ गए? कंज्यूमर्स को कोई ऑप्शन ही नहीं दिया गया था, नो कंज्यूमर चॉइस। तो इन सब रीजंस के चलते ही कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 213 करोड़ का फाइन लगाया था और 5 साल के लिए बोला था कि व्हाट्सएप का डेटा मेटा के दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ शेयर नहीं हो सकता। लेकिन बाद में एनसीएलटी ने थोड़ा रोक लगा दिया, स्टे लगा दिया। लेकिन यह जरूर बोला कि 213 करोड़ का 50% आप डिपॉजिट करवा दीजिए। इसके बाद राइटर बोलते हैं देखो डेटा जो है ना वो नया ऑयल है, इस बात में कोई शक नहीं है। बट देखो ऑयल खत्म हो सकता है लेकिन डेटा इनफाइनाइट है। डेटा रीयूज भी होता है और जितना ज्यादा डेटा रीयूज होता है ना उतना ही डेटा और ज्यादा पावरफुल होता जाता है। जितने ज्यादा यूजर्स उतना ज्यादा डेटा, उतनी बड़ी मोनोपोली किसी भी कंपनी की। और देखो जब ज्यादा लोग एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं ना तो और भी लोग अट्रैक्ट होते हैं। जैसे आपको बताता हूं, एक ढाबा है, ढाबे के बाहर अगर 2-3 कारें खड़ी हैं ना अच्छी, तो बाकी लोग भी अट्रैक्ट होंगे। वो सोचेंगे हो सकता है अच्छा ढाबा है, भीड़ है यहाँ पे। तो इस वजह से तो कई बार ढाबा ओनर ना भीड़ दिखाने के लिए जानबूझ के किराए की गाड़ियाँ खड़ी कर देते हैं ताकि भीड़ लगे और कस्टमर्स यहाँ पर रुकें। तो कहने का मतलब ये है जब ज़्यादा लोग एक प्लेटफॉर्म पे आते हैं तो फिर दूसरे लोग भी अट्रैक्ट होते हैं उस प्लेटफॉर्म पे आने के लिए और नए कॉम्पिटिटर की जो एंट्री है वो मुश्किल हो जाती है। और बात यहां पे सिर्फ देखो मेटा की नहीं है। शुरुआत में हमने सिर्फ मेटा का एग्जाम्पल डिस्कस किया, बाकी जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी ऐसा ही कर रहे हैं। जैसे 2022 में गूगल के ऊपर भी कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ने 1337 करोड़ का फाइन लगाया था। और रीजन क्या था? देखो गूगल ने ना फोन मेकर्स के साथ में, फोन मैन्युफैक्चरर के साथ में ना डील साइन कर ली थी कि कोई नया फोन परचेज करेगा तो गूगल की जो एप्लीकेशंस है ना प्री इंस्टॉल्ड मिलेंगी,
तो ये तो कंपटीटर को नुकसान पहुंचाने वाली बात है ना। नया फ़ोन परचेज किया, गूगल की एप्लीकेशंस ऑलरेडी इंस्टॉल्ड, तो ज़्यादा संभावना है कि वो पर्सन गूगल की ही एप्लीकेशंस का इस्तेमाल करेगा, तो ये गलत था। और गूगल ने ना फ़ोन मेकर्स को बोल दिया कि एंड्रॉयड हम तभी देंगे आपको यूज़ करने के लिए एंड्रॉयड सिस्टम तब आप प्री इंस्टॉल्ड एप्लीकेशंस डालोगे। तो गूगल ने एक प्रकार से अपनी डोमिनेंट पोजीशन का अब्यूज़ किया। इवन 2024 में यूएसए डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने ना गूगल को शर्मन एक्ट का वायलेशन का दोषी पाया। आप पूछोगे सर ये शर्मन एक्ट क्या है? ये देखो यूएसए का सबसे पुराना एंटी ट्रस्ट लॉ है जो किसी भी कंपनी को मोनोपोली बनाने से रोकने के लिए बना है। इवन देखो माइक्रोसॉफ्ट के ऊपर आरोप लगा कि माइक्रोसॉफ्ट ने ना विंडो में जो इनका इंटरनेट एक्सप्लोरर है वो फोर्सफुली इंस्टॉल करवाया, तो माइक्रोसॉफ्ट को भी डोमिनेंट पोजीशन अब्यूज करने का दोषी पाया गया था। और देखो ऐसा नहीं है कि इंडिया में सिर्फ कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया ही इन कंपनीज के ऊपर फाइन लगा रहा है। आप बाकी एग्जांपल्स देखिए, यूरोप का एग्जांपल देखिए, जर्मनी का जो फेडरल कार्टेल ऑफिस है ना, इन्होंने 2019 में मेटा के ऊपर फाइन लगाया था। क्यों? क्योंकि मेटा ने ना बिना पूछे, यूजर से बिना पूछे व्हाट्सएप का डेटा बाकियों के साथ में, बाकी प्लेटफॉर्म्स के साथ में मर्ज कर दिया था। यूरोपियन यूनियन ने गूगल के ऊपर टोटल 8 बिलियन यूरो का फाइन लगाया 2017 से 2019 के बीच में। क्यों? क्योंकि गूगल जो सर्च इंजन है ना, उसमें अनफेयर प्रैक्टिसेस गूगल के द्वारा यूज की गई। जैसे गूगल ने ऐसे सर्च रिजल्ट जानबूझ के दिखाए जिससे गूगल कंपनी को फायदा होता हो। फिर देखो ऑस्ट्रेलिया ने 2021 में एक न्यूज मीडिया बार्गेनिंग कोड ऑस्ट्रेलिया लाया। गूगल और मेटा को ना फोर्स किया गया कि आप ना न्यूज पब्लिशर्स की न्यूज दिखा देते हो बिना मेहनत किए, तो अगर आप न्यूज पब्लिशर्स की न्यूज को दिखाओगे ना तो आपको उनको पे करना पड़ेगा, पैसे देने पड़ेंगे। अब बात आती है कि इंडिया का जो कंपटीशन एक्ट है इसमें क्या मिसिंग है। देखो सबसे बड़ी बात, इंडिया का जो कंपटीशन एक्ट है ना 2002 का, ये प्राइस बेस्ड मोनोपोली को देखता है, कौन प्राइस में मोनोपोली अपना रहा है, लेकिन डेटा बेस्ड मोनोपोली का जिक्र इस कंपटीशन एक्ट 2002 में नहीं है कि कौन सी कंपनी डेटा पे कब्जा करके बैठी है। और मार्केट पावर का ना नया डेफिनेशन चाहिए आज के समय में। आज के समय में देखो डिजिटल मार्केट्स में ना डेटा बेस्ड मोनोपोली होती है, और डेटा बेस्ड मोनोपोली का जिक्र ऑलरेडी जैसे मैंने आपको बताया इस कंपटीशन एक्ट 2002 में नहीं है। तो मार्केट पावर का मतलब अब बदल गया है। इसलिए देखो इंटरऑपरेबिलिटी रूल लाने होंगे। मतलब जैसे देखो आपको एग्जांपल देता हूं, ट्राई की रेगुलेशन ये कहती है कि ना टेलीकॉम नेटवर्क जो है ना, एक कंपनी को दूसरी कंपनी के यूजर्स के साथ में टेलीकॉम नेटवर्क शेयर करना पड़ता है। मान लीजिए जैसे मैं गया नॉर्थ ईस्ट में, मेरे पास जियो का सिम है, लेकिन वहाँ पे जियो का टावर नहीं है, वहाँ पे बीएसएनएल के टावर हैं। तो बीएसएनएल की कंपनी का जो नेटवर्क है वो जियो के यूजर के साथ भी शेयर होगा। तो ये ट्राई का रेगुलेशन कहता है। तो ठीक इसी प्रकार से रेगुलेशन आना चाहिए कि जो मेटा का डेटा है वो दूसरे प्लेटफॉर्म्स भी यूज कर सकें, ताकि दूसरे प्लेटफॉर्म्स को भी फायदा हो। इससे कंपटीशन बढ़ेगा असली। तो ऐसा कुछ रेगुलेशन आना चाहिए। वैसे देखो हमारे देश में 2023 में डिजिटल पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन एक्ट आया, लेकिन देखो ये जो एक्ट है ना, ये प्राइवेसी और कंसेंट का ध्यान रखता है, लेकिन कंपटीशन से डायरेक्टली कोई लेना देना नहीं है इस एक्ट का। इसलिए देखो एक तरफ सीसीआई, दूसरी तरफ डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड, दोनों को ना आपस में कोऑर्डिनेट करना होगा। अभी इनके बीच में कोई कोऑर्डिनेशन नहीं है। दोनों कोऑर्डिनेट करेंगे तभी कंपटीशन और डेटा प्रोटेक्शन दोनों एक साथ मेंटेन होगा। आज के समय में देखो यूरोपियन यूनियन में ना एक तरफ है GDPR, उनका डिजिटल प्रोटेक्शन डेटा एक्ट है, दूसरी तरफ डिजिटल मार्केट एक्ट, दोनों एक साथ काम कर रहे हैं ताकि होलिस्टिक रेगुलेशन यूरोप में हो सके, और हमारे देश में भी ऐसा ही फ्रेमवर्क होना चाहिए ताकि ये बड़े बड़े जो जायंट्स हैं ना मेटा जैसे, इनकी मोनोपोली को तोड़ा जा सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया। चलते हैं आगे। इसके बाद नेक्स्ट आर्टिकल देखो इंडिया न्यूजीलैंड रिलेशंस से संबंधित है। अपने सिलेबस में जीएस पेपर सेकंड के इस टॉपिक से आर्टिकल को रिलेट कर सकते हो। देखो भारत और न्यूजीलैंड की दोस्ती जो है वैसे नई नहीं है। क्यों? क्योंकि दोनों ना एक समय में ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनीज थे,
और अब दोनों देश ना कॉमनवेल्थ के मेंबर्स भी हैं। तो हिस्टोरिकल रिलेशंस वैसे रहे हैं जो दोनों देशों के बीच में बॉन्डिंग को और ज़्यादा स्ट्रोंग बना देते हैं। देखो आज न्यूजीलैंड जो है भारत के लिए ना साउदर्न हेमिस्फीयर के सबसे ज़्यादा फ्रेंडली कंट्रीज में से एक है। एक और फैक्टर है जो न्यूजीलैंड और इंडिया के रिलेशंस को और ज़्यादा मजबूत बनाता है, वो है इंडियन डायस्पोरा। न्यूजीलैंड में लगभग देखो 2,40,000 भारतीय लोग रहते हैं जो देखो न्यूजीलैंड की इकोनॉमी में, न्यूजीलैंड के कल्चर में बहुत बड़ा योगदान देते हैं। ये डायस्पोरा देखो एक तरफ भारत और दूसरी तरफ न्यूजीलैंड, दोनों के बीच में ना एक बहुत स्ट्रॉन्ग इमोशनल और इकोनॉमिक ब्रिज का काम करते हैं, दोनों देशों को आपस में जोड़ने का काम करते हैं। अभी कंटेक्स्ट क्या है? अभी देखो कंटेक्स्ट ये है, न्यूजीलैंड के जो प्राइम मिनिस्टर है ना क्रिस्टोफर लक्सन, वो देखो भारत की यात्रा पर आए। ये विजिट 16 से 20 मार्च के बीच में हुई और देखो इनकी ना ये पहली भारत विजिट थी प्रधानमंत्री के रूप में। पहले तो वो आए हुए थे लेकिन पीएम के रूप में ये उनकी पहली विजिट थी। उनके साथ में एक हाई लेवल का डेलीगेशन भी आया जिसमें मिनिस्टर्स, ऑफिशियल्स, बिजनेस लीडर्स, मीडिया प्रोफेशनल्स और इवन इंडियन डायस्पोरा के लोग शामिल थे। देखो ये जो विजिट थी ना, ये दोनों देशों के बीच में रिश्तों को और ज़्यादा स्ट्रोंग बना के गई। जैसे दोनों देशों के बीच में हिस्टोरिकल एंगल तो हमने डिस्कस किया, अब डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन की बात करें। न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन एक तरफ और दूसरी तरफ मोदी, दोनों के बीच में ना एक सबसे बड़ा एग्रीमेंट डिफेंस और सिक्योरिटी कोऑपरेशन को लेके हुआ। ये जो एग्रीमेंट था ना, ये इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी और सिक्योरिटी को बढ़ाने को लेके हुआ। जो इंडो पैसिफिक रीजन है ना, वहाँ पे सिक्योरिटी और स्टेबिलिटी दोनों रहे, क्योंकि देखो दोनों देशों का मानना है कि टेरिटोरियल इंटीग्रिटी को प्रोटेक्ट करना जरूरी है, रूल बेस्ड ऑर्डर होना चाहिए, क्योंकि चाइना अपनी मनमानी करता है इंडो पैसिफिक रीजन में। इस वजह से चाइना के खिलाफ वो देश जो रूल्स में बिलीव करते हैं वो एकजुट हो रहे हैं और इसीलिए इंडिया और न्यूजीलैंड ने भी एग्रीमेंट साइन किया। फिर देखो कई बार ना हम ये देखते हैं कि न्यूजीलैंड में जो सेपरेटिस्ट ग्रुप्स हैं ना, वो डेमोक्रेसी का फ़ायदा उठाते हैं और टेररिज्म स्प्रेड करते हैं। तो प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के सामने ये इशू उठाया कि देखो डेमोक्रेसी का गलत इस्तेमाल नहीं होना चाहिए और टेररिज्म को किसी भी रूप में स्वीकार नहीं किया जा सकता। तो प्रधानमंत्री मोदी ने न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री के सामने टेररिज्म के अगेंस्ट एक स्ट्रॉन्ग स्टांस लिया। न्यूजीलैंड ने भी एश्योरेंस दिया इंडिया को। देखो इंडिया के लिए 26/11 और न्यूजीलैंड के लिए क्राइस्ट चर्च अटैक 2019 में हुआ था जिसमें काफ़ी लोग मारे गए थे। दोनों देखो पेनफुल इंसिडेंट्स है दोनों देशों के लिए, इसलिए दोनों देशों ने ये तय किया कि टेररिज्म से लड़ने में और इंटेलिजेंस शेयरिंग में हम फर्दर देखो और ज़्यादा कोऑपरेट करेंगे। इवन ये जो कोऑपरेशन है ये साइबर सिक्योरिटी के क्षेत्र में भी देखने को मिलेगा। फिर इसके बाद आता है इकोनॉमिक कोलैबोरेशन। देखो प्रमुख सेक्टर्स जहाँ पे कोलैबोरेशन इंक्रीज होगा इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में, सबसे पहले है टेक्नोलॉजी। भारत देखो आईटी और सॉफ्टवेयर एक्सपोर्ट के मामले में ना ग्लोबल लीडर है, तो इसमें कोलैबोरेशन और ज़्यादा बेहतर ढंग से किया जाएगा। फिर है एग्रीकल्चर। न्यूजीलैंड देखो डेयरी और फूड प्रोसेसिंग में एक बहुत बड़ा एक्सपर्ट है और भारत बड़ा कंज्यूमर मार्केट है, तो यहाँ भी कोऑपरेशन की संभावनाएं हैं। फिर है रिन्यूएबल एनर्जी। दोनों देश देखो ग्रीन एनर्जी और क्लाइमेट चेंज के अगेंस्ट काम कर रहे हैं और फर्दर करना चाहते हैं, तो यहाँ भी कोऑपरेशन का स्कोप है। फिर है फ्री ट्रेड एग्रीमेंट। देखो न्यूजीलैंड ना एक फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है भारत के साथ, लेकिन अभी तक ना इस पे प्रोग्रेस जो हुई है वो बहुत ज़्यादा स्लो है। अगर देखो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट होता है तो इंडियन स्टूडेंट्स के लिए ना वहाँ पे एजुकेशन हासिल करने के लिए जाना या फिर वर्क वीज़ा हासिल करना, ये सब और ज़्यादा आसान हो सकता है, रास्ते मतलब और ज़्यादा खुल जाएंगे। साथ ही न्यूजीलैंड की जो डेयरी और वूल इंडस्ट्री है वो भी भारतीय बाजार में एंट्री कर पाएगी अगर फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन होता है तो। और वैसे देखो भारत और न्यूजीलैंड के बीच में जो रिलेशंस है ना, वो सिर्फ ऐसा नहीं कि सिर्फ ट्रेड तक सीमित हैं, बल्कि ग्लोबल लेवल पे भी ना दोनों का जो अलाइनमेंट है ना अलग अलग इश्यूज पे बढ़ रहा है। जैसे देखो क्लाइमेट चेंज है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट है। जैसे मैंने आपको बताया दोनों देश ना रिन्यूएबल एनर्जी पे फोकस कर रहे हैं, कार्बन न्यूट्रलिटी पे फोकस कर रहे हैं, ग्रीन इनिशिएटिव्स पे फोकस कर रहे हैं। इसके अलावा मैरीटाइम सिक्योरिटी के लेके दोनों देशों के कंसर्न सेम है कि इंडो पैसिफिक रीजन में स्टेबिलिटी आनी चाहिए। तो मतलब
रिलेशन सिर्फ इकोनॉमिक नहीं है, स्ट्रेटेजिक रिलेशंस भी उभर के आ रही है इंडिया और न्यूजीलैंड के बीच में। समझ गए? इवन ग्लोबल गवर्नेंस से संबंधित भी कंसर्न सेम है कि बड़े जो संस्थान है जैसे यूएन वगैरह, WTO वगैरह, उनका पतन नहीं होना चाहिए, वो ठीक ढंग से काम करें, उनको स्ट्रोंग बनाया जाए ताकि और ज़्यादा रूल बेस्ड ऑर्डर आए। तो ये सब चीज़ें दोनों चाहते हैं, इंडिया भी और न्यूजीलैंड भी। कंक्लूजन में देखो यही बोला जा सकता है, न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री लक्सन का जो ये विजिट थी ना, मल्टी डायमेंशनल एंगेजमेंट को मजबूत किया इस विजिट ने। और मेजर एरियाज ऑफ कोलैबोरेशन क्या है? ट्रेड, सिक्योरिटी, एजुकेशन, टूरिज्म, स्पोर्ट्स, कल्चर, इंडो पैसिफिक स्टेबिलिटी, काउंटर टेररिज्म, इकोनॉमिक पार्टनरशिप, ये सब हमने डिस्कस किया। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। लास्ट में देख लेते हैं क्या क्या आज हमने डिस्कस किया। आज देखो हमने ये आर्टिकल्स डिस्कस किए। सबसे पहले नो डिटेंशन पॉलिसी वाला, कि नो डिटेंशन पॉलिसी को ख़त्म करना गलत है, इससे ड्रॉप आउट रेट बढ़ेगा, गरीब परिवारों के बच्चे, बैकवर्ड स्टूडेंट्स जो हैं वो और ज़्यादा इन्फीरियर फील करेंगे, चाइल्ड लेबर बढ़ेगा, तो इसका अल्टरनेटिव होना चाहिए कंटिन्यूस एंड कॉम्प्रिहेंसिव इवैल्यूएशन। मतलब साल के पूरे साल समय समय पे जो ये इवैल्यूएशन है बच्चों का चलता रहना चाहिए। ये वन टाइम अफेयर नहीं होना चाहिए कि लास्ट में 3 घंटे का एग्ज़ाम हो गया। और देखो राइटर ये भी बोलते हैं कि एविडेंस बेस्ड अप्रोच नहीं थी डिटेंशन पॉलिसी को फिर से वापस लाना। क्यों? क्योंकि पहले ये बोला गया कि लर्निंग आउटकम गिर रही है डिटेंशन पॉलिसी की, नो डिटेंशन पॉलिसी की वजह से। लेकिन देखो वो स्टेट जहाँ जिन्होंने डिटेंशन पॉलिसी को इम्प्लीमेंट किया, क्या वहाँ पे लर्निंग आउटकम इंप्रूव हुई? इसका आंसर है नो। तो देखो लर्निंग आउटकम कम है तो इसके लिए बच्चे जिम्मेदार नहीं ठहराए जा सकते। सारे इश्यूज़ हैं, जैसे टीचर की ट्रेनिंग नहीं है, इंफ्रास्ट्रक्चर इश्यूज़ हैं, उन पे भी ध्यान देने की आवश्यकता है। फिर ये न्यूजीलैंड वाला आर्टिकल हमने डिस्कस किया था कि न्यूजीलैंड के प्रधानमंत्री भारत की यात्रा पर आए। हमने अलग अलग कंटेक्स्ट में चीज़ों को समझा, जैसे हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट, दोनों ब्रिटिश एम्पायर की कॉलोनी थे, इंडियन डायस्पोरा है वहाँ पे 2,40,000 का, डिफेंस एंड सिक्योरिटी में इंडो पैसिफिक रीजन में दोनों के इंटरेस्ट अलाइन करते हैं कि इंडो पैसिफिक रीजन रूल बेस्ड होना चाहिए, काउंटर टेररिज्म को लेकर कोऑपरेशन की संभावनाएं हैं, इकोनॉमिक कोलैबोरेशन काफ़ी हो सकता है। न्यूजीलैंड एक डेयरी और वूल की मार्केट है, इंडिया मार्केट नहीं प्रोड्यूसर है, और इंडिया बहुत बड़ी मार्केट है। तो फ्री ट्रेड एग्रीमेंट साइन हो सकता है लेकिन प्रोग्रेस स्लो है। ग्लोबल कन्वर्जेंस है, जैसे जो बड़े संस्थान हैं ठीक ढंग से काम करें, तो बहुत सारे एरियाज में कोऑपरेशन की संभावनाएं हैं। फिर नेक्स्ट आर्टिकल डिस्कस किया चैलेंज ऑफ पुलिसिंग डिजिटल जाइंट्स। इसमें हमने ये डिस्कस किया कि बड़े जो प्लेटफॉर्म्स हैं ना, मेटा, गूगल, ये अपनी मोनोपोली का फ़ायदा उठा रहे हैं, इनको रोकने वाला कोई नहीं है। इंडिया में इन्होंने CCI ने मेटा के ऊपर 213 करोड़ का फ़ाइन लगाया, केस NCLT में चला गया। इन्होंने बोला फ़ाइन की आधी रकम डिपॉजिट कर दीजिए, लेकिन 5 साल तक आपके ऊपर जो रोक लगाई गई है कि मेटा दूसरे प्लेटफॉर्म्स के साथ डेटा शेयर नहीं कर सकता, अभी वो लागू नहीं होगा। बात सिर्फ देखो भारत की नहीं है, इवन वर्ल्ड के अलग अलग कंट्रीज़ इनके ऊपर लगाम लगाने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये कंट्रोल से बाहर हो रहे हैं, अपनी मोनोपोली का मिसयूज़ कर रहे हैं। लेकिन हमारा जो कंपटीशन कमीशन एक्ट है ना, ये सक्षम नहीं है, क्योंकि कंपटीशन कमीशन एक्ट किस पे फोकस करता है? ये पैसों की मोनोपोली पे फोकस करता है, लेकिन आज के समय में डेटा की मोनोपोली हो रही है। तो जैसे ट्राई में नियम है ना, एक टेलीकॉम ऑपरेटर दूसरे का नेटवर्क शेयर करेगा, तो उसी प्रकार से एक कंपनी का डेटा दूसरे के साथ में शेयर होगा, ऐसा प्रोविज़न किया जा सकता है। और डेटा प्रोटेक्शन बोर्ड और CCI दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन बढ़े, ताकि प्राइवेसी और मोनोपोली दोनों को एक साथ रोका जा सके। तो ये पूरा आर्टिकल हमने डिस्कस किया था। लास्ट में देख लेते हैं क्वेश्चन आपको कौन सा अटेम्प्ट करना है। क्वेश्चन देखो, ये डिजिटल मोनोपोलीज से संबंधित ही अटेम्प्ट करना है। 250 वर्ड्स में आपको इस क्वेश्चन का आंसर देना है। 15 मार्क्स का ये क्वेश्चन है। तो ये थी हमारी आज की डिस्कशन। कल मिलते हैं फिर से एक नई डिस्कशन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए, अच्छे से पढ़ते रहिए। थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।